फ्रेंड्स, आज पढ़ने वाले हैं 7th क्लास सिविक्स के सारे चैप्टर्स एक ही वीडियो में। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि एग्जाम आ रहे हैं और उससे पहले आप एक ही वीडियो के साथ में सारे चैप्टर को आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। तो चलो करते हैं इस शानदार वीडियो की शुरुआत। मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग। इस चैप्टर में हम लोग ये जानने वाले हैं कि मीडिया का हमारे जीवन में क्या रोल है और उसी के साथ साथ में मीडिया जो बार बार एडवर्टाइजिंग करता है उसका भी हमारे जीवन में क्या फर्क पड़ता है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका सबसे फेवरेट टीवी प्रोग्राम कौन सा है। यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम आप सामने देख सकते हैं, जरूर इनमें से कोई ना कोई एक टीवी सीरियल आपका फेवरेट होगा। या फिर रेडियो में आप क्या सुनना पसंद करते हैं, या किस न्यूज़पेपर या मैगजीन को आप पढ़ना पसंद करते हैं। इंटरनेट तो आप बिल्कुल सर्फ करते होंगे। जब भी आप इंटरनेट सर्फ करते हैं तो उसमें भी बहुत सारी चीजें आप लोग देखते हैं। तो रेडियो को सुनना, टीवी को देखना, न्यूज़पेपर पढ़ना, इंटरनेट को सर्फ करना, ये जो सारी चीजें हैं किसी न किसी प्रकार से कम्युनिकेशन की फॉर्म्स हैं और इनको अगर हम एक कंबाइंड रूप में ले लें तो इसे हम कह सकते हैं मीडिया। इस चैप्टर में हम लोग मीडिया के बारे में पढ़ने वाले हैं कि मीडिया का हमारे जीवन में क्या महत्व है और किस कारण से ये हमारे जीवन में बहुत अधिक प्रभाव लेके आता है। एक छोटे से छोटे मेले में आप कोई भी छोटे से छोटे स्टॉल को देखते हैं या फिर टीवी में किसी न किसी बड़े प्रोग्राम में आप कोई भी चीज देखते हैं, वो सारी चीजें एक तरह से मीडिया है। मीडिया जो है मीडियम का प्लूरल फॉर्म है और इसका मतलब है कि हम किस प्रकार से हमारी सोसाइटी में कम्युनिकेट करते हैं। मीडिया जो है वो रेफर करता है जितने भी कम्युनिकेशन के साधन हैं उन सारों को। जैसे कि आप सामने देख सकते हैं, आपके इंटरनेट, टेलीविजन, रेडियो, मैगजीन, न्यूज़पेपर, ये सारे मीडिया के पार्ट्स हैं और ये जो सारी चीजें हैं ये मिलियंस लोगों के पास में जाती है और इसी के कारण से इसको मास मीडिया कहा जाता है। मास का मतलब जहां पे बहुत सारे लोग एक साथ में जुड़ जाते हैं। और आप ये भी जानते होंगे कि मीडिया के कारण से आप इस दुनिया के अलग अलग हिस्सों से जुड़ जाते हैं। मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। आप अपने जीवन को मीडिया के बिना थोड़ा सा असहज महसूस करेंगे। ऐसा भी लग सकता है आपको कि मीडिया के बिना हमारे जीवन को चलाना थोड़ा नहीं बहुत अधिक मुश्किल है। जैसे कि केबल टेलीविजन और इंटरनेट का यूज है वो आजकल बहुत अधिक देखने को मिल रहा है। और पिछले लगभग 20 सालों की बात की जाए तो 20 सालों से पहले इनका यूज कम था, लेकिन अभी ये जो टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुआ है इसके कारण से इसका यूज जो है बहुत अधिक बढ़ता जा रहा है। और इसी के कारण से ये जो मीडिया है वो मास मीडिया का रूप लेता जा रहा है। न्यूज़पेपर, टेलीविजन, रेडियो, ये जो है ये मिलियंस लोगों के पास में पहुंचते हैं और इसी के कारण से इस टेक्नोलॉजी को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। हम बहुत सारे न्यूज़पेपर और मैगजीन्स के बारे में भी पढ़ते हैं जिसे प्रिंट मीडिया का हिस्सा माना जाता है और टीवी और रेडियो जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हिस्सा है। इन्हें प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी काम में ली जाती है और इसी के कारण से इन्हें अलग अलग नाम दिए जाते हैं। लेकिन फिर भी आप आसानी से समझ सकते हैं किस प्रकार से पहले के जमाने और आधुनिक समय में मीडिया के जो ये साधन है वो बदलते जा रहे हैं। बदलती हुई टेक्नोलॉजी, मशीन्स और इनके कारण से मीडिया जो है वो बहुत अधिक लोगों तक पहुंच पा रहा है और इसने अपनी साउंड क्वालिटी, इमेज क्वालिटी को भी बहुत अधिक बढ़ा लिया है। और इसी के कारण से इस टेक्नोलॉजी ने मीडिया को बहुत अधिक व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिए मजबूर कर दिया है। इसके कारण से दुनिया के बारे में हमारी जो सोच है उसमें बहुत अधिक बदलाव आता है। जैसा कि हम हमारे जीवन को टीवी के बिना अधूरा समझते हैं और टीवी ने हमारी सोच को बहुत विस्तृत कर दिया है और उस पूरी दुनिया को एक सूत्र में बांध दिया है और हमें भी इस दुनिया का हिस्सा बना दिया है। टेलीविजन की जो इमेज होती है वो सैटेलाइट और केबल्स के द्वारा बहुत दूर से हमारे पास पहुंचती है और इसी के कारण से हम दुनिया के अलग अलग हिस्सों में होने वाले
एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज और दूसरी इंफॉर्मेशंस या इवेंट्स को आसानी से देख पाते हैं। आप अधिकतम जो कार्टून्स देखते हैं वो जापान या यूनाइटेड स्टेट्स से बिलोंग करते हैं, लेकिन उन्हें हम यहाँ पे अपनी भाषा में देख सकते हैं। यही हमारे मीडिया और टेक्नोलॉजी का कमाल है। इंडिया के किसी भी कोने में, चाहे चेन्नई, जम्मू या किसी अन्य कोने में हो, लेकिन फिर भी अमेरिका या दुनिया के किसी भी कोने में किसी प्रकार का भूकंप या कोई भी घटना घटती है तो आप आसानी से उसका लाइव टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि टेलीविजन ने इस दुनिया को बहुत नजदीक ला दिया है। मीडिया एंड मनी, अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी जो मास मीडिया यूज करती है वो बहुत अधिक एक्सपेंसिव होती है। जैसा कि आप टीवी स्टूडियो को देख सकते हैं, उसमें न्यूज रीडर बैठते हैं, वहां लाइट्स होती है, कैमराज होते हैं, साउंड रिकॉर्डर्स होते हैं, ट्रांसमिशन सैटेलाइट्स होते हैं, और ये सारी जो चीजें होती हैं उनमें बहुत अधिक पैसा खर्च होता है। उसी के साथ साथ में न्यूज रीडर के साथ साथ में बहुत सारे अन्य वर्कर्स भी काम करते हैं, और इन सब चीजों को करने में बहुत सारा पैसा लगता है। मास मीडिया को बदलती हुई टेक्नोलॉजी के साथ में अपने आप को अपडेट करना पड़ता है, और उसके अंदर बहुत सारा पैसा खर्च होता है। अब इन्हें इस पैसे की भी व्यवस्था करनी होती है, और इसी के कारण से बड़े बड़े जो बिजनेस हाउस हैं वो ही इन टेलीविजन चैनल्स और न्यूज़पेपर्स को चलाते हैं। मास मीडिया हमेशा इस बारे में विचार करता है कि किस प्रकार से वो अपना खर्चा निकाले और पैसा बनाए, और इसी प्रकार का एक जरिया है एडवर्टीजमेंट। जैसा कि आप जब भी अपने फेवरेट सीरियल्स, मूवी या क्रिकेट मैच को देखते हैं तो उसमें बार बार कार्स, चॉकलेट्स, क्लोथ्स, मोबाइल फोन आदि के एडवर्टीजमेंट आपको देखने को मिलते हैं, और इन्हें इतनी बार आपको दिखाया जाता है कि आप मजबूर हो जाते हैं मार्केट में जाने के बाद में इनको खरीदने के लिए। मीडिया एंड डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है। जिस प्रकार से किसी भी घटना को ये लोग डिस्कस करते हैं, और उसी के साथ साथ में जब भी कोई घटना घटती है तो बड़े बड़े लोगों को अपने अपने विचार रखने के लिए ये लोग बुलाते हैं, और वहां पे बिना किसी दबाव के ये अपने विचार रखते हैं, और ये भी डिस्कस करते हैं कि गवर्नमेंट किस तरह से काम कर रही है या उसे किस तरह से काम करना चाहिए। और इसी मीडिया के कारण से कई बार गवर्नमेंट और उनसे जुड़े हुए मिनिस्टर्स पे दबाव पड़ता है कि वो जो सही काम है या जनता के लिए जो आवश्यक कदम है उसे उठाए। मीडिया एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है जनता की डिमांड को गवर्नमेंट तक पहुंचाने में, लेकिन मीडिया के साथ में एक बहुत बड़ी समस्या है उसका बैलेंस होना। अगर मीडिया बैलेंस नहीं होता है तो उसकी जो खबर है वो पूरी तरह से सही नहीं होती है, और उसका झुकाव एक विशेष तरफ हो जाता है। यहाँ पे आप एक न्यूज को दो अलग अलग न्यूज़पेपर में पढ़ने वाले हैं, और उससे हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार से एक ही घटना को दो न्यूज़पेपर्स ने अलग अलग तरीके से रखा है। ये दो न्यूज कटिंग्स हैं, न्यूज ऑफ इंडिया रिपोर्ट की और इंडिया डेली रिपोर्ट की। हम पहली को देखते हैं, उसमें लिखा गया है क्रैक डाउन ऑन पोल्यूटिंग फैक्ट्रीज। जो फैक्ट्रीज पोल्यूशन कर रही है उनको क्रैक डाउन, उनको बंद किया जाना। प्रोटेस्टर्स ब्लॉक रोड्स एंड डिसरप्ट ट्रैफिक, प्रोटेस्ट करने वाले, विरोध करने वाले लोगों ने रोड को ब्लॉक कर दिया और ट्रैफिक को डिसरप्ट एंड डिस्टर्ब कर दिया, उसे भी ब्लॉक कर दिया। इस खबर में बताया गया है बहुत सारे वॉयलेंट प्रोटेस्टर्स और बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के जो ओनर्स हैं और उसी के साथ में जो वर्कर्स हैं, उन्होंने आज आम जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया। वो सड़कों पे आ गए और उन्होंने ट्रैफिक को रोक दिया। ये जो ओनर्स और वर्कर्स हैं उन्होंने गवर्नमेंट का जो डिसीजन है इन फैक्ट्रियों को बंद करने का, उसका विरोध कर रहे थे। हालांकि गवर्नमेंट ने ये जो निर्णय है ये बहुत जल्दबाजी में लिया था, और गवर्नमेंट ने ये भी स्टडी नहीं किया कि कौन कौन सी फैक्ट्रीज लीगल हैं और कौन कौन सी फैक्ट्रीज इलीगल हैं। लेकिन हमें यहाँ पे ये बात भी जाननी होगी कि शहर में बढ़ते हुए पोल्यूशन के कारण से इन्हें बंद किया गया है। मिस्टर जैन, जो कि शहर के एक प्रचलित व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा है हमारा शहर जो है वो इंडिया के जो बड़े बिजनेस हब है
उनमें से एक है। इसलिए हमारे शहर को क्लीन और ग्रीन सिटी होना चाहिए और इस तरह की जो पॉल्यूटिंग फैक्ट्रीज हैं उन्हें हमें हटा देना चाहिए और फैक्ट्री के जो ओनर्स और वर्कर्स हैं उन्हें गवर्नमेंट के द्वारा प्रदान की गई नई जगह को स्वीकार कर लेना चाहिए। तो ये रिपोर्ट थी पहले न्यूज़पेपर की। अब दूसरे न्यूज़पेपर की जो रिपोर्ट है उस पर थोड़ा सा नजर डालते हैं। उसमें लिखा गया है क्लोजर ऑफ फैक्ट्रीज कोजेज अनरेस्ट, कि फैक्ट्रीज को जो बंद किया गया है उसके कारण से अनरेस्ट यानी कई लोग बेचैन, परेशान, तकलीफ में हैं। 1 लाख से अधिक जो फैक्ट्रीज हैं जो कि रेसिडेंशियल एरियाज में थी उनको बंद करना एक बहुत बड़ा इशू बन गया है। मंडे के दिन बहुत सारे फैक्ट्री ओनर्स और वर्कर्स जो है वो स्ट्रीट्स पे आ गए थे और प्रोटेस्ट करने लगे थे। उन्होंने कहा कि उनका जीवन यापन का जो साधन है वो जा चुका है और इसमें उनका कोई भी कसूर नहीं है। उन्होंने कहा कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की पूर्णतः गलती है, क्योंकि उन्होंने अगर इन फैक्ट्रीज को अगर लाइसेंस दिए हैं तो फिर इन्हें किस आधार पे प्रतिबंधित किया गया है। और वर्कर्स और फैक्ट्री के ओनर्स ये भी कह रहे हैं जो नई जगह उन्हें दी जा रही है वो जगह भी सही नहीं है और वहां पे अच्छी फैसिलिटीज भी नहीं है। अब अगर इन दोनों रिपोर्ट्स को हम लोग पूरी तरह से अध्ययन करते हैं तो आप इन दोनों रिपोर्ट से ये समझ सकते हैं कि एक न्यूज़पेपर में एक पक्ष रखा गया है जबकि दूसरे न्यूज़पेपर में दूसरी पार्टी का पक्ष रखा गया है। तो बहुत बार न्यूज़पेपर्स में इस तरह की घटनाएं होती रहती है कि वो एक पार्टी की तरफ झुक जाते हैं और दूसरी पार्टी की खबर को कम इंपॉर्टेंस देते हैं, या दूसरी पार्टी की तरफ झुक जाते हैं और पहली पार्टी को कम इंपॉर्टेंस देते हैं। इस तरह का व्यवहार मीडिया से अपेक्षित नहीं है। मीडिया को हमेशा बैलेंस्ड रिपोर्ट देनी चाहिए ताकि आम जनता को ये पता लग सके कि वास्तव में क्या हो रहा है और जो रीडर्स हैं उन्हें भी इस प्रकार की स्टोरी को पढ़ने के बाद में अपना नजरिया बनाने से पहले ये जान लेना चाहिए कि वास्तव में ये रिपोर्ट पूरी तरह सही है या नहीं है। मीडिया को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंट होगा तो मीडिया के द्वारा दी गई जो इंफॉर्मेशन होगी वो रिलायबल होगी और एक पार्टी की तरफ उसका झुकाव नहीं होगा। लेकिन वास्तविकता ये है कि मीडिया कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होता है। इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला कारण है मीडिया के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। गवर्नमेंट बहुत बार बहुत सारी न्यूज़ आइटम, सीन्स या लिरिक्स जो कि एक गाने में होती है उन्हें बैन कर देती है ताकि एक विशेष समुदाय या विशेष समूह को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना पहुंचे और उनकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, और इसी को सेंसरशिप कहा जाता है। बहुत बार हमारी गवर्नमेंट ने सेंसरशिप मीडिया पे लगाई है और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है 1975 से 1977 के समय में जो इमरजेंसी लगी थी वो। टीवी हमारे साथ क्या करता है और हम टीवी के साथ क्या कर सकते हैं। हमारे घरों में हम टीवी के साथ बहुत अधिक समय व्यतीत करते हैं और इसी के कारण से हमारी सोच जो है वो टीवी से बहुत अधिक प्रभावित रहती है। ये हमारे लिए दुनिया का एक आईना है और ये हमें बहुत अधिक प्रभावित करता है। हम बहुत सारे टीवी सीरियल्स जैसे कि सास भी कभी बहू थी, गेम शोज, कौन बनेगा करोड़पति, रियलिटी शोज जैसे कि बिग बॉस, न्यूज, स्पोर्ट्स, कार्टून्स देखते हैं और उनके कारण से हमारे अंदर बहुत अधिक बदलाव आता है। इन शोज के पहले, बीच में और बाद में बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आते हैं। जैसा कि ये टीवी शोज हैं वो बहुत महंगे होते हैं, इसी के कारण से इनमें इन एडवर्टीजमेंट को बार बार दिखाया जाता है। क्या आप सोचते हैं कि इससे गरीब और अमीर लोगों के जीवन पे कोई फर्क पड़ता है? टीवी जो हमारे साथ करता है और हमारा जो नजरिया बदलता है, हमारे विश्वास, एटीट्यूड और वैल्यूज में जो बदलाव लाता है उसके बारे में हमें सोचना होगा। हमें ये जानना होगा कि ये टीवी जो है ये पूरी दुनिया नहीं है,
ये पूरी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। जब भी हम बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और उनके प्रोग्राम को देखते हैं तो हम उनके जैसा बनना और करना चाहते हैं, जबकि वास्तविकता ये नहीं है। हमें अपना दिमाग लगाना चाहिए और समझदारी भरे कार्य करने चाहिए। गवर्नमेंट अक्सर मूवीज को सेंसर करती है, लेकिन मीडिया कवरेज को गवर्नमेंट कभी भी सेंसर नहीं करती है। गवर्नमेंट की सेंसरशिप के अभाव के कारण अधिकतम जो न्यूज़पेपर्स हैं वो अभी भी बैलेंस्ड स्टोरीज जो है वो प्रोवाइड नहीं करवा पाते हैं। और इसका एक सीधा सा उदाहरण है कि जितने भी बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस हैं वो मीडिया को कंट्रोल करते हैं, और बड़े बड़े जितने भी मीडिया के सोर्सेज हैं उन्हें इनसे बहुत अधिक पैसा मिलता है एड्स के रूप में। और इसी कारण से जब भी उनके खिलाफ कोई खबर छापनी होती है तो वो उससे बचने का प्रयास करते हैं। सेटिंग एजेंडाज, मीडिया ये भी डिसाइड करती है कि किस स्टोरी पे फोकस करना चाहिए और कौन सी स्टोरी ऐसी है जो काम की नहीं है। जैसे कि किसी स्कूल का एनुअल फंक्शन होता है तो कई बार वहां कोई न्यूज नहीं बनती है, लेकिन उसी स्कूल के एनुअल फंक्शन में जब कोई बड़ी सेलिब्रिटी आती है तो अपने आप वो न्यूज चैनल्स में बार बार दिखाया जाता है। मीडिया हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल अदा करता है, हमारे विचारों को बहुत अधिक प्रभावित करता है, इसीलिए इसे सेट द एजेंडा कहा जाता है। इसका मतलब ये एजेंडा को सेट करता है। कुछ ही दिनों पहले मीडिया ने हमारा ध्यान एक बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ खींचा था, जिसमें यह बताया गया कि जितने भी ये कोला ड्रिंक्स और कोल्ड ड्रिंक्स है उनमें पेस्टिसाइड्स बहुत अधिक मात्रा में काम में लिया जा रहा है और इन पे एक मॉनिटरिंग होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि आपके सामने जितनी भी ये कोल्ड ड्रिंक्स है उनमें कितनी परसेंटेज में पेस्टिसाइड्स देखने को आपको मिलती है। और ऐसी स्टोरीज को छाप के मीडिया अपनी पॉजिटिव इमेज जो है वो हमारे सामने लेके आता है। अगर मीडिया ने ये बातें हमारे सामने नहीं रखी होती तो हमें इन बातों का पता भी नहीं चल पाता। लेकिन कई बार मीडिया जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मुद्दे हैं उन्हें छापने से दूर रहता है। जैसे कि पीने का साफ पानी जो है वो हमारे देश के कई हिस्सों में अभी भी उपलब्ध नहीं है और ये एक बहुत बड़ी समस्या है। हजारों की संख्या में लोग साफ पानी नहीं पी पाते हैं और मीडिया कभी भी इस बात पे फोकस नहीं करता है। एक बहुत प्रसिद्ध जर्नलिस्ट ने फैशन वीक में कौन कौन से कपड़े डिस्प्ले किए ये जरूर हेडलाइंस में आ जाएगा, लेकिन एक झुग्गी झोपड़ी में कोई भी दुर्घटना घटी है वो इस न्यूज़पेपर में किसी भी कोने में नहीं आएगा। मीडिया को डेमोक्रेसी का सिटीजन माना जाता है, इसी के कारण से हमारे जीवन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मीडिया ये डिसाइड करती है कि किस मुद्दे पे फोकस करना चाहिए और किस मुद्दे को छोड़ देना चाहिए। बहुत बार गवर्नमेंट जो है वो मीडिया पे सेंसरशिप लगाती है। आजकल मीडिया का बिजनेस हाउसेस के साथ में लिंक बहुत अधिक बढ़ गया है, इसलिए बैलेंस रिपोर्ट आना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। अगर हमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को जानना है तो मीडिया के द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन को जानने के बाद में हमें अपने आप से कुछ सवाल पूछने चाहिए कि ये जो इंफॉर्मेशन मुझे दी गई है क्या ये पूरी है, क्या इसका कोई दूसरा नजरिया भी है या इसका कोई पॉइंट छूटा तो नहीं है, और अगर छूटा है तो वो क्यों छूटा है। लोकल मीडिया, बड़े बड़े मीडिया हाउस जो है वो छोटे छोटे विलेजेज या छोटी छोटी जगह की न्यूज को पब्लिश नहीं करते। इसी कारण से बहुत सारे ऐसे लोकल मीडियाज हैं जो अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं और वहां की जो छोटी छोटी खबरें हैं उन्हें पब्लिश करते हैं। इसे हम लोग लोकल मीडिया कहते हैं। बहुत सारे लोग रेडियो को यूज करते हैं किसानों को बताने के लिए अलग अलग फसलों के बारे में, अलग अलग सीड्स और फर्टिलाइजर्स के बारे में बताने के लिए। और बहुत सारे लोग डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाते हैं जो काफी सस्ती होती है और जो गरीब लोगों पे आधारित होती है ताकि लोग उनके बारे में जान सके और उनकी समस्याओं का निवारण हो सके। इसी प्रकार का एक न्यूज़पेपर है खबर लहरिया, जो कि
15 दिन से पब्लिश होता है। ये 8 दलित महिलाओं के द्वारा उत्तर प्रदेश के चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में पब्लिश किया जाता है और ये वहाँ की लोकल लैंग्वेज बुंदेली में पब्लिश होता है और इसमें दलित लोगों के इश्यूज और महिलाओं के खिलाफ जो वॉयलेंस होती है वो और पॉलिटिकल करप्शन आदि मुद्दे देखने को मिलते हैं। ये न्यूज़पेपर फार्मर्स, शॉपकीपर्स, पंचायत मेंबर्स, स्कूल टीचर्स और आसपास के जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उन सबके पास पहुंचता है। मार्केट अराउंड अस, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हमारे आसपास में किस तरह के छोटे और बड़े मार्केट्स होते हैं और उनमें किस तरह का सिस्टम होता है। हम लोग बहुत सारी चीजें आसपास से खरीदते हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स, शॉप, टूथपेस्ट, मसाला, ब्रेड, राइस, दाल, क्लोथ्स, नोटबुक्स, बिस्किट। ये सब चीजें हम नजदीक से भी खरीद सकते हैं या इनको खरीदने के लिए हम मार्केट भी जा सकते हैं। हम ऐसे सामान को खरीदने से पहले इसकी लिस्ट बनाते हैं और हो सकता है कई बार ये लिस्ट बहुत लंबी भी हो सकती है। इसका मतलब ये है कि हमारे को इन डेली यूज की जो सामान है उनको खरीदने के लिए हमारे घर के आसपास में जो मार्केट है वहाँ जाना पड़ता है। इनमें से हो सकता है कोई छोटी शॉप्स हो, होकर्स की स्टॉल हो या हमारे आसपास में हो कोई दुकान या वीकली मार्केट हो या बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो सकता है या कोई बहुत बड़ा मॉल भी हो सकता है। इस चैप्टर में हम लोग इसी प्रकार के जो मार्केट्स हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं और हम ये जानने वाले हैं किस प्रकार से ये सारे सामान जो है वो बेचे जाते हैं, कौन इन्हें खरीदते हैं और इन सब चीज़ों के बीच में क्या-क्या समस्याएं आती हैं, वो सारी बातें हम लोग जानने वाले हैं। वीकली मार्केट, वीकली मार्केट को ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वीक के एक विशेष दिन ये मार्केट लगता है। वीकली मार्केट जो होता है उसमें कोई परमानेंट दुकान नहीं होती है। छोटे-छोटे व्यापारी क्या करते हैं, एक दिन के लिए छोटी एक दुकान वो लगाते हैं। हो सकता है कि अगले दिन वो अपनी दुकान कहीं और लगाएँ। इस प्रकार के जो वीकली मार्केट है इंडिया में हजारों की संख्या में देखने को हमें मिल सकते हैं। लोग जो हैं वो अपने डेली रूटीन का जो सामान है या ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए इन वीकली मार्केट्स में आते हैं। वीकली मार्केट में जो सामान होता है वो काफ़ी चीप रेट यानी सस्ता हमें मिल सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी परमानेंट बिल्डिंग नहीं होती है, इसलिए उन्हें किराया, बिजली का खर्चा या सरकार को जो टैक्स देना होता है वो सारे नहीं देने होते हैं, इसलिए सामान यहाँ पे काफ़ी सस्ता मिलता है। वीकली मार्केट में जो दुकानदार होते हैं वो क्या करते हैं, अपने सामान को अपने घर पे ही स्टोर करके रखते हैं, इसलिए ये उन्हें काफ़ी किफ़ायती रेट में बेच पाते हैं। और वीकली मार्केट के जो अधिकतम व्यापारी होते हैं वो अपने परिवार के लोगों की इसमें सहायता लेते हैं, इसलिए उन्हें वर्कर्स की ज़रूरत नहीं होती है। वीकली मार्केट में बहुत सारी दुकानें हो सकती है जो एक ही तरह की चीज़ बेचती है, इसलिए उनके अंदर कंपटीशन भी होता है। अगर कोई व्यापारी एक वस्तु की अधिक कीमत लगाता है तो दूसरी दुकान पे आप जा सकते हैं, हो सकता है वही वस्तु आपको कम कीमत पे मिल जाए और वहां पे आप भाव ताव भी कर सकते हैं और किसी चीज को और सस्ता खरीद सकते हैं। वीकली मार्केट का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि यहाँ पे जितनी भी जरूरत का सामान है वो सारा एक जगह मिल सकता है, चाहे आप सब्जियां खरीदना चाहें या ग्रोसरीज खरीदना चाहें, क्लॉथ आइटम्स, यूटेंसिल्स या कुछ भी खरीदना चाहें, वो सारे सामान यहाँ मिल जाएंगे और इसके लिए आपको अलग-अलग जगह नहीं जाना पड़ेगा। इसी कारण से लोग जो हैं ऐसे मार्केट पे जाना पसंद करते हैं ताकि उन्हें वैरायटी भी मिले और सामान भी कम कीमत में मिले। शॉप इन द नेबरहुड, आपके आस पड़ोस में जो दुकानें होती हैं, हमने ये देखा है कि वीकली मार्केट जो होते हैं उनमें काफी प्रकार के सामान मिलते हैं, लेकिन हम हर एक सामान को खरीदने के लिए वीकली मार्केट्स के भरोसे नहीं रह सकते हैं। इसलिए हमारे घर के आसपास में जो शॉप्स होती है वो भी कुछ सामान बेचती है और उनसे भी हम सामान खरीद सकते हैं, जैसे कि मिल्क, ग्रोसरी और स्टेशनरी, ईटेबल्स, मेडिसिन्स और भी कई दुकानें होती है, वो सारे सामान हम यहाँ से ले सकते हैं। इनमें से कुछ
परमानेंट्स होती है और कुछ रोड साइड पे स्टॉल की तरह होती है, जैसे वेजिटेबल होकर, फ्रूट वेंडर या मैकेनिक और अन्य। हमारे आसपास में जो शॉप्स होती हैं वो बहुत ही उपयोगी होती है। वो हमारे घर के नज़दीक है, इसलिए हम आते जाते घूमते हुए कभी भी उनसे सामान खरीद सकते हैं। और यहाँ पे बेचने वाला और खरीदने वाला एक दूसरे को जानता है, इसलिए वो अच्छी कीमत पे उसे सामान दे सकता है। इसका एक फायदा ये भी है कि आप उससे सामान खरीद के पैसा बाद में भी दे सकते हैं। आपने इस प्रकार की दुकानें अपने घर के आसपास में देखी होंगी। उनमें से कुछ परमानेंट होती है और कुछ रोड पे वैसे ही लगी हुई होती है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड मॉल्स, हमने दो प्रकार के मार्केट देखे, वीकली मार्केट और एक ऐसा मार्केट जो हमारे घर के पास में होता है। इसी प्रकार से शहरों की अगर बात करें तो वहां पे एक अन्य तरह का मार्केट भी हमें देखने को मिलता है, जहां पे बहुत सारी शॉप्स होती है, जिसे पॉपुलरली हम लोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। इन दिनों में शहरों में मल्टी स्टोरी एयर कंडीशनल शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो काफी देखने को मिलते हैं और इन्हें मॉल्स कहा जाता है। और यहाँ पे आपको ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड दोनों चीजें देखने को मिल सकती हैं। जैसा कि आपने पिछला चैप्टर एडवर्टाइजिंग में पढ़ा था कि ब्रांडेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो अपनी एडवर्टाइजिंग करवाते हैं, इसलिए उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफी महंगे होते हैं, जबकि अन्य जो प्रोडक्ट्स हैं वो थोड़े सस्ते होते हैं। ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जो है वो अपनी क्वालिटी के लिए भी क्लेम्स करते रहते हैं और इस प्रकार के जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो विशेष शॉप्स में अपने सामान को बेचते हैं और उनके लिए वो विशेष शोरूम्स भी लगा सकते हैं। लेकिन नॉन ब्रांडेड गुड्स जो है वो थोड़ी सी अलग रणनीति अपनाते हैं और उनका सामान जो है कंपैरेटिवली थोड़ी कम कीमत पे मिल सकता है। ये ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं, इन्हें कम ही लोग खरीद पाते हैं क्योंकि इनकी कीमतें ज्यादा होती है। चेन ऑफ मार्केट्स, आपने पिछले सेक्शन में पढ़ा कि अलग अलग प्रकार के मार्केट्स होते हैं जहां से हम सामान खरीदते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, शॉप ओनर्स जो हैं वो इन सारे सामान को बनाते हैं? नहीं, ये जो सामान होते हैं ये फैक्ट्रीज में, फार्म्स में या होम्स में बन के तैयार होते हैं। हालांकि हम इन्हें फैक्ट्री से या फार्म से डायरेक्टली नहीं खरीदते हैं और ना ही हम लोग ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि हम छोटी क्वांटिटी में ये सामान खरीदते हैं और इतनी क्वांटिटी को खरीदने के लिए हम फैक्ट्री नहीं जा सकते। इसी के कारण से इसके लिए एक चेन होती है जिसमें प्रोड्यूसर और फाइनल कंज्यूमर जो होते हैं वो ट्रेडर्स होते हैं। होलसेल ट्रेडर जो होता है वो सबसे पहले बड़ी क्वांटिटी में सामान को खरीदता है। जैसे कोई वेजिटेबल्स होलसेलर है, वो क्या करेगा, लगभग जब उसे कुछ भी खरीदारी करनी है तो वो 25 टू 100 किलोज में किसी भी वेजिटेबल को खरीद लेगा। फिर वो छोटे छोटे अन्य ट्रेडर्स हैं उनको बेच देगा। फिर मार्केट्स में उसका बेचना और खरीदना इसी प्रकार से होता रहेगा और इसी तरीके से दूसरे जो सामान है उन्हें भी बेचा जाता है। और इसको बेचने वाले जो लोग हैं वो धीरे धीरे अपना मुनाफा जोड़ते रहते हैं और इसी के कारण से ये आपके आसपास में जो रिटेलर होता है वो इसे जब बेचता है तो वो सामान जो है काफी महंगा हो जाता है। इसी सामान को आप अपने आसपास की दुकान में खरीद सकते हैं या किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भी खरीद सकते हैं। इस सिस्टम को हम एक एग्जाम्पल के साथ में समझ सकते हैं। हर एक शहर के अंदर एक होलसेल मार्केट होता है। ये वो जगह होती है जहां सबसे पहले कोई भी प्रोडक्ट पहुंचता है और उसके बाद में अन्य ट्रेडर्स को ये सप्लाई किया जाता है। रोड साइड होकर्स जो होते हैं, जिनके बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा, वो क्या करते हैं, बड़ी क्वांटिटी में प्लास्टिक के आइटम्स जो है होलसेल ट्रेडर्स से खरीद लेते हैं। और ये होलसेल ट्रेडर जो होता है वो और भी बड़े होलसेल ट्रेडर से अपना सामान खरीदता है और उन्हें वो अपने गोडाउन्स में स्टोर कर लेता है। इस प्रकार से मार्केट में हमें एक चेन देखने को मिलती है जहां पे कोई भी जो प्रोडक्ट है वो फार्म या फैक्ट्री या किसी घर में तैयार होता है और उसके बाद में बड़े होलसेल ट्रेडर से छोटे होलसेल ट्रेडर के पास में आते हुए, छोटे रिटेलर्स के पास में आते हुए कस्टमर्स तक
पहुंचता है। मार्केट्स एवरीवेयर। अब तक हमने ये पढ़ा है कि मार्केट कई अलग अलग प्रकार के होते हैं और इन्हीं मार्केट से हम बहुत सारे सामान खरीदते हैं और हमें कई प्रकार की सेवाएं भी यहाँ मिलती है। ये जो मार्केट्स होते हैं वो अलग अलग लोकेलिटी में देखने को मिलते हैं और इनका काम करने का जो तरीका और समय होता है वो बिल्कुल अलग अलग होता है। हालांकि हमेशा ये जरूरी नहीं है कि हमें हर एक सामान को खरीदने के लिए बड़े मार्केट जाना पड़े। आजकल आप बहुत सारे सामान को फोन के द्वारा ऑर्डर देके या इंटरनेट पे ऑर्डर देके भी मंगा सकते हैं और सामान जो है वो अपने आप डिलीवरी बॉयज की सहायता से आपके घर पहुंच जाएंगे। क्लिनिक और नर्सिंग होम में आपने देखे होंगे बहुत सारे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो डॉक्टर्स का इंतजार करते रहते हैं। वो ऐसे लोग होते हैं अपने प्रोडक्ट्स की सेलिंग में वो व्यस्त रहते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को वो प्रमोट करते रहते हैं। इसी प्रकार से ये बाइंग और सेलिंग जो है वो चलती रहती है और मार्केट में इसी प्रकार से बहुत सारे सामान को खरीदा और बेचा जाता है। हमने जो ये मार्केट देखा है इसे हम आसानी से पहचान सकते हैं क्योंकि ये हमारे आसपास का मार्केट हो सकता है। कई मार्केट ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम जानते भी नहीं हैं क्योंकि वो ऐसे मार्केट्स हैं जहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में सामान खरीदा और बेचा जाता है। जैसे कि एक फार्मर होता है वो फर्टिलाइजर यूज करता है और इसे एक विशेष दुकान से खरीदता है और ये जो दुकानदार होते हैं वो डायरेक्ट फैक्ट्री से अपना सामान मंगाते हैं। एक कार फैक्ट्री जो होती है वो इंजन, गियर, पेट्रोल टैंक, एक्सल्स, व्हील ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो अलग अलग फैक्ट्री से खरीदती है और हम जो है इन चीजों की बाइंग और सेलिंग को देख नहीं पाते हैं। हमारे सामने केवल फाइनल प्रोडक्ट जो कार बन के आती है वो हमें शोरूम में दिखाई देती है। इसी प्रकार से दूसरे प्रोडक्ट के साथ में भी यही फार्मूला लागू होता है। मार्केट्स एंड इक्विलिटी। इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा है कि बहुत सारे शॉप ओनर्स ऐसे होते हैं जो वीकली मार्केट को चलाते हैं या शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस चलाते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ में अलग अलग प्रकार के लोग भी होते हैं जो अलग अलग प्रकार की शॉप्स पे जाना पसंद करते हैं और बहुत सारे ट्रेडर्स भी होते हैं जो स्मॉल ट्रेडर्स हो सकते हैं जो कम पैसे के साथ में शुरुआत करते हैं या कुछ ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जो बहुत सारे पैसे के साथ में अपने बिजनेस की शुरुआत करते हैं और वो जो अमाउंट अर्न करते हैं वो भी बराबर नहीं होता है। वीकली मार्केट के जो ट्रेडर्स होते हैं उनका प्रॉफिट कम होता है जबकि जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस और अन्य दुकान वाले होते हैं उनका प्रॉफिट जो होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है। इसी प्रकार से बायर्स जो है वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सस्ती चीज खरीदना चाहते हैं जबकि कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े मॉल्स में सामान खरीदना चाहते हैं। चाहे हम बायर हो या सेलर हो, ये हमारी जो परिस्थिति है वो हमारे मार्केट से जुड़ी हुई होती है और हमारे मार्केट से हमारी परिस्थितियां किस प्रकार से जुड़ती है वो हमारे पास जितना पैसा होता है। अगर हमारे पास ज्यादा पैसा होता है तो हम बड़े मार्केट की तरफ जाना चाहेंगे, जबकि हमारे पास छोटा या कम पैसा हो तो हम छोटे मार्केट की तरफ जाना पसंद करेंगे। मार्केट की जो चेन होती है उसको भी एग्जामिन कर लिया है और हमने जान लिया है कि किस प्रकार से सामान तैयार होता है और हमारे तक पहुंचता है। अगर ये चेन ना हो तो हम डायरेक्ट फैक्ट्री से या खेत से सामान नहीं ले पाएंगे। इसी चेन की सहायता से एक जगह से सामान दूसरी जगह पहुंच पाता है। जब सामान बेचा जाता है तो इसी के साथ साथ में प्रोडक्शन और कई प्रकार की नई अपॉर्चुनिटीज जो होती है वो लोगों के पास होती है पैसा कमाने की। हालांकि ये अपॉर्चुनिटीज जो है वो काफी अलग अलग प्रकार की होती है और ये सारी जो अपॉर्चुनिटीज हैं और आगे की जो कहानी है अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ ए शर्ट इन द मार्केट। इसमें हम लोग शर्ट के बनने की जो कहानी है उसको शुरू से एंड तक जानने वाले हैं, किस प्रकार से शर्ट बनता है और फाइनली वो कस्टमर्स तक पहुंचता है, उसके बीच में कितनी सारी कड़ियां होती है वो सारी हम लोग जानने वाले हैं। ये चैप्टर हमें बताता है शर्ट की कहानी।
शुरुआत जिसकी होती है कॉटन के प्रोडक्शन से और उसका एंड होता है मार्केट में उस शर्ट के सेल से। लेकिन इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी चेन है जिसमें प्रोड्यूसर्स आते हैं, बायर्स आते हैं और बहुत सारे सुपरमार्केट वगैरह भी आते हैं। बाइंग और सेलिंग जो है वो हर एक स्टेप पे होती है और इनमें से बहुत सारे लोग जो है बहुत सारा बेनिफिट भी लेते हैं। क्या कुछ ऐसे लोग भी हैं इसमें जो कम बेनिफिट लेते हैं या ज्यादा बेनिफिट लेते हैं? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। एक कॉटन फार्मर इन कर्नूल। स्वप्ना एक छोटी सी फार्मर है जो कि आंध्र प्रदेश कर्नूल में है। उसने अपने छोटी सी जमीन पे कॉटन लगाए हैं। कॉटन की जो बॉल्स हैं वो पूरी तरह से तैयार हो चुकी हैं। उनमें से कुछ खिल चुकी हैं, बाहर आने को तैयार है। सपना जो है इन कॉटन बॉल्स को निकाल रही है, उनको इकट्ठा कर रही है। ये जो कॉटन की बॉल्स है वो सारी एक साथ नहीं निकलती है, इसलिए इनको सही समय पे निकालना होता है। एक बार कॉटन जब कलेक्ट हो जाता है फिर कर्नूल के कॉटन मार्केट में इसे ले जाया जाएगा। स्वप्ना और उसके जो हस्बैंड हैं वो लोकल ट्रेडर के पास उसे लेके जाएंगे। और जब इस क्रॉपिंग सीजन की उन्होंने शुरुआत की थी तब स्वप्ना ने इस लोकल ट्रेडर से लगभग 2500 रुपीज उधार लिए थे, जो कि बहुत हाई इंटरेस्ट पे लिए थे। इससे वो सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स आदि चीजें खरीद चुकी है। उस समय लोकल ट्रेडर ने स्वप्ना को अपनी शर्तों पे मनाया था। उसने ये प्रॉमिस करवाया था कि वो अपना सारा कॉटन उसे ही बेच के जाएगी। कॉटन की जो कल्टीवेशन है उसमें बहुत सारे इनपुट्स लगते हैं, जैसे कि फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, और फार्मर्स को बहुत सारे एक्सपेंसेस इसमें लगाने होते हैं। जो छोटे फार्मर्स होते हैं उनको इन सब खर्चों को निकालने के लिए लोकल ट्रेडर्स के पास जाना पड़ता है, उनसे पैसा लेना पड़ता है। ट्रेडर्स का जो यार्ड है वहां पे दो लोग हैं, वो कॉटन के बैग्स को वे करते हैं, वजन करते हैं और वो फाइनली हर एक क्विंटल का 1500 रुपीज उसे देते हैं। और जिससे उनका जो टोटल कॉटन है वो 6000 रुपीज का होता है। और ट्रेडर जो है अपना 3000 रुपये उसमें से काट लेता है लोन और इंटरेस्ट का, और बाकी बचा हुआ 3000 है वो स्वप्ना को दे देता है। स्वप्ना उससे ये कहती है कि केवल 3000। ट्रेडर कहता है कि कॉटन जो है वो काफी सस्ता है और मार्केट में बहुत सारा कॉटन है। स्वप्ना कहती है कि मैंने इस कॉटन के लिए 4 महीने दिन रात मेहनत की है। आप देख सकते हो कि इस बार का जो कॉटन है वो कितना फाइन और साफ है, और मुझे उम्मीद थी कि मुझे ज्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन ट्रेडर है उसे ये कहता है, अम्मा मैं आपको बहुत अच्छी प्राइस दे रहा हूँ, बाकी जो ट्रेडर्स हैं वो आपको इतनी प्राइस भी नहीं देंगे। आप चाहो तो कर्नूल के मार्केट में जाके पता कर सकते हो अगर आपको मुझ पे विश्वास नहीं है। स्वप्ना जो है वो उसकी बात पे जवाब देती है कि आप नाराज मत हो, मैं आप पे कैसे संदेह कर सकती हूँ। मैं तो केवल यही उम्मीद कर रही थी कि इस बार जो कॉटन क्रॉप है उससे मुझे ज्यादा फायदा मिलेगा। हालांकि स्वप्ना को पता है कि ये जो कॉटन है जो कि उससे 1500 पर क्विंटल में खरीदा गया है उसे 1800 रुपीज पर क्विंटल में बेचा जाएगा, लेकिन वो उससे बहस नहीं करती है। ट्रेडर जो है वो बहुत ही पावरफुल मैन है उस विलेज का, और स्वप्ना को अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए उस पर बहुत बार डिपेंड होना पड़ता है। और इसी के साथ साथ में अन्य काम जैसे कि इलनेस, बच्चों की फीस आदि सब के लिए उस ट्रेडर की सहायता उसे लेनी पड़ती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि पूरे साल में कोई काम नहीं होता है और इनकम भी नहीं होती है, तो उसे इससे पैसा भी लेना होता है। स्वप्ना की जो इस कॉटन कल्टीवेशन से जो अर्निंग है वो बिल्कुल थोड़ी बहुत ज्यादा है जो कि मजदूर कमाते हैं उससे। द क्लॉथ मार्केट ऑफ इरोड। इरोड में 2 सप्ताह से एक मार्केट लगता है जो कि दुनिया के जो सबसे बड़े क्लॉथ मार्केट्स हैं उनमें से एक है। यहाँ पे कई प्रकार के क्लॉथ बेचे जाते हैं। क्लॉथ ऐसे भी होते हैं जो वीवर्स गांव में बनाते हैं और वो उन्हें यहाँ बेच के लाते हैं। यहाँ पे मार्केट में क्लॉथ मर्चेंट्स ने अपने बड़े बड़े ऑफिस खोल रखे हैं और वो इस क्लॉथ खरीदते हैं। दूसरे ट्रेडर्स हैं वो साउथ इंडिया के टाउन से आते हैं और वो भी इस मार्केट में क्लॉथ्स खरीदते हैं। मार्केट के डेज में वीवर्स जो है अपना कपड़ा लेके आते हैं जो कि पहले से उन्हें ऑर्डर दिया हुआ होता है, और वो गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स जो हैं और एक्सपोर्टर्स हैं उनसे पहले से ऑर्डर लेके रखते हैं। वो यार्न खरीदते हैं,
और वीवर्स को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि किस प्रकार का कपड़ा खरीदना है। आप देख सकते हैं अगले एग्जाम्पल में कि ये किस तरह से होता है। ये एक मर्चेंट शॉप है जो कि बाजार में है। कई सालों से ये जो ट्रेडर्स है, इसने गारमेंट फर्म्स जो है, जो कि कंट्री में अलग अलग जगह है, उनसे अपने कांटेक्ट कर रखे हैं, उनसे इसे ऑर्डर मिलता है। और ये ट्रेडर जो है वो क्या करता है, यार्न जो है दूसरों से खरीद लेता है। उसके बाद में गांव में रहने वाले जो वीवर्स हैं, उनको ये यार्न सप्लाई करता है। और फिर वो जो वीवर्स हैं उस कपड़े को तैयार करते हैं। उनके पास लूम्स होती है या आसपास की लूम में वो काम करते हैं। और इनमें पूरी तरह से इस कपड़े को तैयार करने के बाद में वो जो साड़ी, टॉवल्स, शर्टिंग, लेडीज ड्रेस मटेरियल, बेडशीट जितने भी प्रोड्यूस करते हैं, उन सारे फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को इन ट्रेडर्स को वापस दे देते हैं। और उसके बाद में ट्रेडर्स इनको मार्केट में लॉन्च कर देते हैं। और इसी के साथ साथ में ट्रेडर्स जो है अपने वीवर्स का भुगतान कर देते हैं, जो कि बहुत कम अमाउंट में होता है। पुटिंग आउट सिस्टम, वीवर्स प्रोड्यूसिंग क्लॉथ एट होम। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें वीवर्स अपने घर पे कपड़ा बनाते हैं। मर्चेंट क्या करते हैं, अपने वीवर्स के बीच में काम को बांट देते हैं, क्योंकि वो आगे से पहले से ऑर्डर लेके रखते हैं। वीवर्स मर्चेंट से यार्न ले लेते हैं और उसे क्लॉथ बना के दे देते हैं। वीवर्स को इससे दो फायदे मिलते हैं। उन्हें यार्न को खरीदने के लिए पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है, और उसके बाद में बने हुए माल को कहाँ बेचना है इस बात की भी समस्या उनको नहीं होती है। वीवर्स को ये बता दिया जाता है कि किस प्रकार का कपड़ा बनाना है। तो इस तरह आपने देखा कि किस प्रकार से वीवर्स जो है मार्केट में जो मर्चेंट्स हैं उन पे रॉ मटेरियल्स और अपने बने हुए कपड़े के लिए डिपेंडेंट रहते हैं। मर्चेंट्स जो है वो पहले से ऑर्डर ले लेते हैं और उसके बाद में इन वीवर्स को ऑर्डर देते हैं और साथ में यार्न भी दे देते हैं। और वीवर्स के पास में कोई और ऑप्शन नहीं होता है। उनको अपने काम का बहुत कम पैसा मिलता है। लेकिन मर्चेंट जो है इसे गारमेंट फैक्ट्री में या अन्य जगह बेचता है और बहुत अधिक मुनाफा कमाता है। वीवर्स अपना सारा पैसा इसमें लगा देते हैं, या वो लूम्स को खरीदने के लिए बड़े इंटरेस्ट पे पैसा लेते हैं। हर एक जो लूम कपड़े बनाने की होती है उसकी प्राइस 20,000 के लगभग होती है। और छोटे छोटे वीवर्स को कम से कम 2 लूम तो लानी ही पड़ती है, जिसमें 40,000 रुपीज खर्च हो जाते हैं। और इन लूम्स पे अकेले काम नहीं किया जाता। इसके कारण से इनके परिवार के जो अन्य सदस्य हैं वो भी दिन में लगभग 12 आवर्स तक काम करते हैं, और अंततः एक महीने में वो केवल 3,500 रुपीज तक ही कमा पाते हैं। ये अरेंजमेंट जो कि मर्चेंट और वीवर के बीच में होता है, इसी को पुटिंग आउट सिस्टम कहते हैं, जहां पे मर्चेंट जो है रॉ मटेरियल वीवर को देता है और उससे फिनिश्ड प्रोडक्ट ले लेता है। ये हमारी जो वीविंग इंडस्ट्री है उसमें बहुत सालों से चला आ रहा है। वीवर्स कोऑपरेटिव, हमने देखा कि वीवर्स कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन मर्चेंट जो है उसका पूरा फायदा उठाते हैं। इसी कारण से वीवर्स कोऑपरेटिव्स बनाई गई है, जहां पे उनकी मर्चेंट पे डिपेंडेंस कम रहेगी और वो अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। इस प्रकार की जो कोऑपरेटिव्स होती है उसमें बहुत सारे लोग मिलजुल के काम करते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। वीवर्स कोऑपरेटिव में वीवर्स क्या करते हैं, एक समूह बनाते हैं और एक साथ काम करते हैं। वो एक साथ यार्न डीलर से यार्न खरीदते हैं और एक दूसरे के बीच में उसे बांट लेते हैं, और उसके बाद में कपड़ा तैयार होने के बाद में वो उसे मार्केट में बेच देते हैं, और वो जितना भी बेनिफिट होता है उसे भी वो बांट लेते हैं। इस प्रकार से उन्हें पैसा अधिक मिल जाता है और मुनाफा भी ज्यादा होता है। कई बार गवर्नमेंट जो है वो भी इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज को सपोर्ट करती है और रीजनेबल प्राइस पे इनसे कपड़ा खरीदती है। जैसा कि एग्जाम्पल हम लोग देखें तो तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट स्कूल है वो फ्री स्कूल यूनिफॉर्म प्रोग्राम जो है अपने स्टेट में चलाती है। यहाँ पे गवर्नमेंट इन व्यूअर्स से कपड़ा लेती है और व्यूअर्स को उनका उचित पैसा मिल जाता है। और इसी प्रकार से बहुत सारी कोऑपरेटिव ऐसी है जो मिलजुल के काम करती हैं। और इसी के साथ साथ में कुछ स्टोर्स हैं जिन्हें कोऑप्टेक्स कहा जाता है, उनके द्वारा अपने प्रोडक्ट्स को बेच देती है।
गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री नियर दिल्ली। इरोड के जो मर्चेंट है वो अपने कॉटन क्लॉथ को, जो कि उनके वीवर्स के द्वारा बनाया गया है, किसी गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री जो कि दिल्ली के आसपास है वहां बेच देते हैं, या किसी अन्य जगह भी उसे वो बेच सकते हैं। ये जो गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री है वो क्या करेगी, इस क्लॉथ से शर्ट्स बनाएगी। फिर शर्ट्स जो है वो फॉरेन बायर्स को एक्सपोर्ट किए जाएंगे। और ये जो फॉरेन बायर्स होते हैं वो बड़े बड़े बिजनेस पर्सन होते हैं, जो कि यूएस या यूरोप से हो सकते हैं, और वहां पे वो अपने अपने स्टोर्स की बड़ी बड़ी चेन को चलाते हैं। और ये जो बड़े बड़े स्टोर्स वाले बिजनेसमैन हैं उनके अपने स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं। वो बहुत कम कीमत में सप्लायर से माल खरीदते हैं और क्वालिटी को बहुत हाई रखने के लिए कहते हैं, और सही समय पे उनको डिलीवरी चाहिए होती है। अगर माल में किसी भी प्रकार का डिफेक्ट होता है तो उसे वो वापस रिटर्न कर देते हैं। इसलिए एक्सपोर्टर जो है वो पूरा प्रयास करता है कि उनकी सारी शर्तों पे खरा उतरे। बायर्स के द्वारा इस तरह से प्रेशर बनाया जाता है, इसलिए गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री जो है उनको अपनी कीमतों को कम करना पड़ता है। इसी कारण से वो ऐसा प्रयास करते हैं कि उनको कम से कम कीमत में मजदूर मिले, ताकि वो अपना मुनाफा बढ़ा सकें। इम्पैक्स गारमेंट फैक्ट्री है, उसमें लगभग 70 वर्कर्स हैं, इनमें अधिकतम वुमेन्स हैं, और इसी के साथ साथ में उन्हें टेम्परेरी बेसिस पे काम करने के लिए दिया जाता है। जब किसी महिला की आवश्यकता नहीं होती है तो उसे वहां से हटा दिया जाता है। और वर्कर्स की जो सैलरी है वो भी उनके स्किल्स के अनुसार डिसाइड होती है। हाईएस्ट सैलरी पाने वाले में टेलर्स हैं, जो कि 3000 रुपीज पर मंथ पाते हैं। उसके अलावा वुमेन जो कि हेल्पर के रूप में काम करती हैं, थ्रेड कटिंग, बटनिंग, आयरनिंग और पैकेजिंग का काम करती हैं। ये जो जॉब्स होती हैं उनमें पैसा कम मिलता है। द शर्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स। अब आपको सामने एक डिस्प्ले स्टोर में बहुत सारे शर्ट्स दिखाई दे रहे हैं। इन सारे शर्ट्स की जो कीमत है वो लगभग $26 है, जिसे इंडिया के 1200 रुपीज कहा जा सकता है। बिजनेस पर्सन लोग जो हैं इन शर्ट्स को दिल्ली के जो एक्सपोर्टर है उनसे 200 रुपीज पर शर्ट के हिसाब से खरीदते हैं, और उसी के साथ साथ में 300 रुपीज एडवर्टाइजिंग जो है उसमें खर्च करते हैं, और स्टोरेज में 100 रुपीज वो खर्च करते हैं। इस प्रकार से ये जो शर्ट है उनको लगभग 600 रुपीज का पड़ता है, और उसी के साथ साथ में अपना मुनाफा 600 रुपीज वो इसमें जोड़ देते हैं, और इसी के साथ में वो शर्ट को 1200 रुपीज में बेच देते हैं। और बहुत सारे शर्ट्स को बेचने के बाद में आप समझ सकते हो उनका मुनाफा कितना ज्यादा होगा। गारमेंट एक्सपोर्टर जो है उसने अपने शर्ट को 200 रुपीज पर पीस में बेचा है, और इसी के कारण से क्लॉथ और रॉ मटेरियल को मिला के उसका शर्ट उसको 70 रुपीज में पड़ता है। वर्कर्स की जो सैलरी है और उसके साथ साथ में और जो खर्चे जोड़ते हैं वो 15-15 करके 30 रुपीज होते हैं, तो लगभग 100 रुपीज में उसको ये शर्ट पड़ता है। वो 200 में बेचता है, लेकिन फाइनल जो बिजनेसमैन है वो उसे 1200 रुपीज में बेचता है। तो आप समझ सकते हैं कि कौन कितना मुनाफा यहाँ कमा रहा है। हु आर द गेनर्स इन द मार्केट। आपने मार्केट में यहाँ बहुत सारे लोगों को देखा है। शुरू से जो फार्मर्स हैं, उसके बाद में मार्केट छोटे हैं, उसके बाद में बड़े मार्केट्स हैं। हर जगह बाइंग और सेलिंग चलती है, और उसी के साथ साथ में बाद में जो कॉटन के क्लॉथ बनता है, क्लॉथ से शर्ट बनता है, हर जगह इसकी सेलिंग और बाइंग होती है। लेकिन क्या आप इस चीज को देख पा रहे हैं कि इसमें कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो अधिक पैसा कमा रहे हैं? सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोग सबसे कम पैसा कमा पाते हैं, और कम मेहनत करने वाले लोग इससे बहुत अधिक पैसा कमा रहे हैं। मार्केट एंड इक्विलिटी। फॉरेन बिजनेस पर्सन है वो बहुत अधिक प्रॉफिट इससे कमाते हैं, और अगर उसकी तुलना यहाँ के लोकल गारमेंट एक्सपोर्टर से करें तो वो बहुत नॉर्मल प्रॉफिट कमाता है। और उसी के साथ साथ में गारमेंट एक्सपोर्ट फैक्ट्री के जो वर्कर्स हैं उनकी तो सैलरी इतनी कम है कि वो अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पाते हैं। उसी प्रकार से छोटा कॉटन फार्मर है और वीवर है जो कि बहुत हार्ड वर्क करता है, वो भी बहुत कम पैसा कमाता है, और उन्हें मार्केट में उचित पैसा नहीं मिलता है, जबकि वो बहुत अधिक मेहनत करते हैं। मर्चेंट्स और ट्रेडर्स जो है वो इन सब के बीच में आते हैं।
वीवर्स की तुलना अगर उनसे की जाए तो मर्चेंट्स और ट्रेडर्स हैं, वो भी अच्छा पैसा कमा लेते हैं। इस प्रकार से आपने देखा कि अगर हम लोग फार्मर से लेके बिजनेस पर्सन तक की बात करें तो उसमें बहुत सारे लोग आते हैं और सब लोग अलग अलग तरह का मुनाफा कमाते हैं और अलग अलग रेशियोज में पैसा कमाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत कम पैसा कमाते हैं। चाहे कांता हो या स्वप्ना हो, उन्हें अपनी मेहनत का पूरा पैसा नहीं मिल पाता है क्योंकि वो अपना हार्ड वर्क करते हैं। वो इन बिजनेस पर्सन्स की तरह स्मार्ट वर्क नहीं कर सकते और उनके पास बहुत सारा पैसा नहीं है। इसका मतलब हमारे मार्केट में इक्विलिटी बिल्कुल भी नहीं है। एक तरफ मार्केट में सभी लोगों को काम करने की अपॉर्चुनिटी है और अपने सामान को बेचने की आजादी है, लेकिन इसी के साथ साथ में फार्मर्स जो कि कॉटन को सेल करते हैं और वीवर्स जो कि कपड़ा बनाते हैं, वो इसका कोई फायदा नहीं उठा पाते हैं। और इसी के साथ साथ में आप दूसरी तरफ देख सकते हैं रिच और पावरफुल लोग जो हैं वो मार्केट से बहुत अधिक मुनाफा कमा लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा है, जिनके पास फैक्ट्रीज है, बड़ी शॉप्स हैं और बड़ी जमीनें हैं। वो इन गरीबों से बहुत अधिक पैसा कमा लेते हैं, वो बहुत अधिक रिच और पावरफुल हो जाते हैं। स्वप्ना और अन्य जो छोटे फार्मर्स हैं, उनको अपनी जरूरतों के लिए लोन्स पे डिपेंड रहना पड़ता है। उन्हें जब भी रॉ मटेरियल्स और अन्य सामान चाहिए तो लोकल ट्रेडर्स से उन्हें लोन लेना पड़ता है। और इसी प्रकार से जो वीवर्स हैं उनकी भी यही हालत है और इसी कारण से उन्हें मार्केट में एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे इन समस्याओं का सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज और भी कई अन्य रास्ते हैं। इससे अगले चैप्टर में इसी प्रकार की एक कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि फिश वर्कर्स की है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो तवा रिवर के पास में है। स्ट्रगल्स फॉर इक्विलिटी। इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि हमारे इंडिया में किस तरह हमें इक्वलिटी का अधिकार दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों को ये इक्वलिटी का अधिकार लेने के लिए स्ट्रगल करनी पड़ी। आप लोग पहले भी इस बुक में पढ़ चुके हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी व्यक्तियों को समान मानता है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहता है कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म, सेक्स, कास्ट या किसी भी समूह, चाहे गरीब या अमीर, उससे संबंध रखता हो। जितने भी एडल्ट लोग इंडिया में हैं, इंडिया के जितने भी युवा लोग हैं, उन्हें सारे अधिकार हैं कि वो वोट दे सकते हैं चुनावों के दौरान और उससे जुड़े हुए जितने भी अधिकार हैं वो उसे इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने पसंद का जो प्रतिनिधि है या रिप्रेजेंटेटिव है उसे वो आसानी से चुन सकते हैं या हटा भी सकते हैं। लेकिन ये जो इक्विलिटी की फीलिंग है, जो हमारा बैलेट बॉक्स जिसमें हम लोग वोटिंग करते हैं, वो हमें सबको एक समान नहीं मिलती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अधिक राइट्स का इस्तेमाल कर पाते हैं, जबकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने अधिकारों का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। जैसे कि अब हमारे देश में प्राइवेटाइजेशन बढ़ता जा रहा है, चाहे वो हेल्थ सर्विस की बात करें या और अन्य सर्विसेज की बात करें, तो हम लोग देखते हैं कि गरीब लोग जो हैं उनके लिए हेल्थ केयर सर्विस पाना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में उन्हें ये सुविधाएं मिलती नहीं है और प्राइवेट वो लोग जा नहीं सकते और इनके पास में इतने सारे पैसे नहीं है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स का जो एक्सपेंस है उसको अफोर्ड कर सकें। तो यहाँ पे एक प्रकार से असमानता देखने को मिलती है। इसी प्रकार से जो व्यक्ति जूस बेचता है, सीधे साधे तौर पे वो कभी भी बड़ी बड़ी जो कोल्ड ड्रिंक्स बनाने वाली कंपनियां हैं उनसे अपनी प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन नहीं कर सकता है क्योंकि वो बहुत महंगे महंगे ऐड कर सकते हैं, जबकि ये व्यक्ति नहीं कर सकता है। उसी प्रकार से हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, स्वप्ना जो एक फार्मर है उसे खेती करने के लिए लोन लेना पड़ता है और उसकी जो फसल है बहुत कम कीमत पे बिकती है। उसी प्रकार से हमने पहले पढ़ा, एक डोमेस्टिक वर्कर है मेलानी,
उसको भी बहुत प्रकार से अपमानित होना पड़ता है और उसको अपने जीवन में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो हम लोग कह सकते हैं गरीबी और संसाधनों की कमी के कारण से हम लोग हमारे जो अधिकार हैं उनका उपयोग नहीं कर पाते हैं। हमारे लोगों के बीच में असमानता देखने को मिलती है। एक तरफ हमने ये भी देखा कि अंसारी लोग जो हैं, जो कि बहुत पैसे वाले हैं और उनके पास काफी संसाधन है और वो मकान किराया लेना चाहते थे, लेकिन उनका एक विशेष समूह से संबंध रखने के कारण उनको मकान जो है काफी देरी से मिला। लोग उन्हें मकान किराए देने में इच्छुक नहीं थे। तो इस प्रकार से भी समाज में हमें अनइक्वलिटी देखने को मिलती है। और उसी प्रकार से ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है, उसे उसके टीचर्स ने फोर्स किया कि वो स्कूल के आंगन में सफाई करे, क्योंकि वो एक दलित बच्चा था। और आपने ये भी पढ़ा कि महिलाओं के द्वारा घर में जो काम किया जाता है उसको कम इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सोशल और कल्चरल बैकग्राउंड पे बहुत सी अनइक्वलिटी हमें देखने को मिलती है। डिस्क्रिमिनेशन जो है वो हो सकता है किसी व्यक्ति के रिलीजन, कास्ट, सेक्स, इन सब को लेके हो सकती है और उसके साथ में किसी अन्य फैक्टर को लेके भी हो सकती है। सर, गरीबी और सम्मान की कमी के कारण से बहुत सारे समुदाय और समूह ऐसे हैं जिनमें अनइक्वलिटी देखने को हमें मिलती है। जैसा कि आपने पढ़ा, दलित, आदिवासी और मुस्लिम गर्ल्स जो हैं वो बहुत ही जल्दी स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाती है और उसका बहुत बड़ा कारण है पोवर्टी, समाज में डिस्क्रिमिनेशन और उसी के साथ साथ में अच्छे क्वालिटी वाली स्कूल जो हैं उनकी फैसिलिटीज इन लोगों के लिए नहीं है। स्ट्रगल्स फॉर इक्विलिटी, अगर पूरी दुनिया की बात करें तो हर एक कम्युनिटी, विलेज, सिटी और टाउन में आप लोगों को ऐसे लोग जरूर मिल जाएंगे जो बहुत ही रेस्पेक्टेड हैं अपने काम के लिए। उन्होंने ऐसे काम किए हैं कि वो इक्वलिटी के लिए हमेशा लड़ते रहे हैं। ये लोग जब भी जरूरत पड़ी इस भेदभाव के खिलाफ खड़े होते रहे और उन्होंने इसका सामना भी किया और इसी कारण से उन्हें अपने समाज में और अपने देश में बहुत सम्मान मिलता है। और जब भी इस प्रकार की कोई समस्या होती है तो इन लोगों के आदर्श को फॉलो किया जाता है। इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत अधिक प्रचलित और प्रसिद्ध बन गए क्योंकि उनके समाज या उनसे जुड़े हुए बहुत सारे लोग उनके साथ में आ गए। इंडिया में इस प्रकार की कई बार हमें स्ट्रगल देखने को मिलती है जहां पे बहुत सारे लोग एक साथ में जुड़ के आ जाते हैं। और आपने ऐसा पहले भी पढ़ा है जहां पे महिलाएं जो है इक्विलिटी के मामले को लेकर एकजुट हो गई थी। इसी प्रकार का एक समूह है तवा मत्स्य संघ, जो कि मध्य प्रदेश में है और जिसने अपने अधिकारों की लड़ाई की। और बहुत सारे ऐसे स्ट्रगल्स हैं जैसे कि बीड़ी वर्कर्स, फिशर फोक, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, स्लम ड्वेलर्स जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, और भी अन्य कई समूह हैं जो अपने जस्टिस के लिए बहुत स्ट्रगल करते रहते हैं और वो बहुत बार कोऑपरेटिव्स बनाने का प्रयास करते हैं या और अन्य तरीके भी वो अपनाने का प्रयास करते हैं जिसके कारण से उन्हें समानता का अधिकार मिल पाए। जब भी डैम्स बनाए जाते हैं या फॉरेस्ट एरिया को सेंचुरी में कन्वर्ट किया जाता है तो बहुत सारी संख्या में लोगों को वहां से हटा दिया जाता है। पूरे के पूरे गांव और वहां रहने वाले लोगों को दूसरे स्थान पे शिफ्ट किया जाता है और उनके लिए नए घर बनाए जाते हैं और उन्हें कहा जाता है कि वो अपना जीवन नए सिरे से शुरू कर दे। ऐसे लोग जो हैं वो बहुत गरीब होते हैं और उनकी जो झुग्गी झोपड़ी बस्ती जो है वहां से उखड़ने के बाद में उनके लिए बहुत मुश्किल होता है कि नई जगह पे जाके अपने जीवन की शुरुआत करें और उनके बच्चों की जो पढ़ाई है, स्कूलिंग है, वो भी पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि उनको शहर के किसी बाहर के कोने में छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार के लोगों का डिस्प्लेसमेंट जो है एक बहुत बड़ी समस्या है जो हमें इंडिया में देखने को मिलती है। लोग अक्सर एकजुट हो जाते हैं ऐसी समस्याओं के खिलाफ लड़ने में। ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारे देश में
जो इस प्रकार के अन्याय के विरुद्ध लड़ती है। इस चैप्टर में हम लोग तवा मत्स्य संघ के बारे में पढ़ेंगे, जो कि फिशर वर्कर्स कोऑपरेटिव की एक फेडरेशन है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इन लोगों के लिए, जो कि मध्य प्रदेश के सतपुड़ा के जंगल में रहते थे, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ी। तवा नदी जो है वो महादेव हिल्स, जो कि छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, वहां से शुरू होते हुए बैतूल से निकलते हुए नर्मदा, जो कि होशंगाबाद में है, उसको ज्वाइन करती है। तवा डैम की शुरुआत 1958 में हुई और 1978 में ये बन के तैयार हो गया, और इसके अंदर आसपास का जंगल और एग्रीकल्चर लैंड जो है वो आ गई थी। तो यहाँ फॉरेस्ट में रहने वाले जो लोग थे, उनके पास कुछ नहीं बचा था। इनको नई जगह पे शिफ्ट कर दिया गया और उनके पास जीवन यापन करने का कोई साधन नहीं बचा था। उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने फिशिंग से अपना गुजारा चलाना शुरू किया, और वो बहुत कम इनकम कर पाते थे। 1994 में गवर्नमेंट ने फिशिंग के जो अधिकार हैं वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को दे दिए। इन प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स ने क्या किया, यहाँ लोकल रहने वाले लोगों को यहाँ से भगाना शुरू कर दिया और सस्ते मजदूर बाहर से लेके आना शुरू कर दिया। कॉन्ट्रैक्टर्स उनको धमकाने लगे और उसी के साथ साथ में हुडलम्स यानी उपद्रवी गुंडे, यहाँ पे बदमाश लोगों को लेके आने लगे और इन्हें डराने लगे। गांव के लोग एकजुट हो गए, उन्होंने एक संस्था बना ली और इन सब का विरोध किया। नया जो तवा मत्स्य संघ बना, उसमें रैलीज, चक्का जाम और अपने अधिकारों के लिए आंदोलन किया, और इनके इस विरोध के कारण गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई इस मामले को जांच करने के लिए। और इस कमेटी ने बाद में ये कहा कि फिशिंग राइट्स जो है वो यहाँ के लोगों को मिलेंगे ताकि वो अपना जीवन यापन कर पाए। 1996 में मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि जो लोग डिस्प्लेस्ड हुए हैं उनको यहाँ पे फिशिंग के अधिकार दे दिए जाएं, और इनको 5 साल की लीज और एग्रीमेंट जो है वो साइन करके दे दिया गया। जनवरी 2 1997 में लगभग 33 विलेज जो कि तवा के थे, उन्होंने नए साल की शुरुआत में फर्स्ट कैच करके इस फिशिंग की शुरुआत की। तवा मत्स्य संघ ने जब फिश वर्किंग के काम को संभाल लिया तो इनकी अर्निंग जो है वो भी बढ़ने लगी, क्योंकि अब उन्होंने कोऑपरेटिव्स बना ली थी, जो कि इनकी जो फिश कैच करते थे उसको मार्केट में अच्छी कीमत पे बेचते थे, और ट्रांसपोर्टेशन और अन्य चीजों की व्यवस्था भी वो खुद किया करते थे। इसके कारण से इनकी इनकम जो थी वो लगभग 3 गुना बढ़ चुकी थी। और तवा मत्स्य संघ ने क्या किया, इन फिश वर्कर्स को लोन्स आदि देने की भी व्यवस्था शुरू कर दी। तो तवा मत्स्य संघ ने इनको अच्छी अर्निंग करवाने के साथ साथ में यहाँ पे फिशिंग भी बढ़वा दी, और इस प्रकार से इन्होंने दिखा दिया कि लोग अगर संगठन में रहें और एक साथ में एकजुट हो जाएं तो वो कुछ भी कर सकते हैं और वो बहुत अच्छे मैनेजर भी साबित हो सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट, हमारे जितने भी मूवमेंट्स हैं जो कि जस्टिस के लिए हैं, वो एक प्रेरणा है कि हम सब लोग इक्वल हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हम सब लोगों को इक्वलिटी का अधिकार देता है, और इसी के कारण से इंडिया में बहुत सारे मूवमेंट्स और स्ट्रगल्स जो है इक्वलिटी के लिए लगातार चलते रहते हैं, और हर एक समूह अपनी इक्वलिटी और जस्टिस की मांग करता रहता है। इसी प्रकार से तवा मत्स्य संघ के जो फिश वर्कर्स हैं उन्होंने भी यही सोचा कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें हमारी इक्वलिटी का अधिकार देगा, और उनको वास्तव में ये मिला भी। लगातार कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने से ये उनके लिए एक लिविंग डॉक्यूमेंट की तरह साबित हुआ, जो कि डेमोक्रेसी में वास्तव में कुछ अच्छा मीनिंग और सच्चा मीनिंग रखता हो। हमेशा ऐसी कम्युनिटीज और इंडिविजुअल्स रहते हैं जो डेमोक्रेसी के आइडिया को एक्सपेंड करने में और उसे इम्पोर्टेंस देने में लगे रहते हैं। डेमोक्रेसी का वास्तविक अर्थ सब लोगों की इक्वलिटी में ही है। इस बुक में बहुत सारी बातों पे हाईलाइट किया गया है जो हमें इक्वलिटी का अधिकार प्रदान करती है। जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं कि हेल्थ सर्विस में पूरे देश में प्राइवेटाइजेशन भी लागू हो चुका है,
और बड़े बड़े बिजनेस हाउस जो है वो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स को कंट्रोल करते हैं और महिलाओं के काम को कम वैल्यू दी जाती है और उन्हें अर्निंग कम मिलती है। फार्मर्स अर्न कम कर पाते हैं और इस प्रकार के इश्यूज जो होते हैं उसके कारण से पुअर और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज जो होती है उन्हें बहुत अधिक चिंता होती है। वो अपनी इकोनॉमिक और सोशल इक्वलिटी को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। यह बहुत ही चिंताजनक विषय है। डेमोक्रेसी में जो इक्वलिटी की स्ट्रगल है उसका ये कोर है, उसका ये इम्पोर्टेंट भाग है। यह डिग्निटी और सेल्फ रेस्पेक्ट है जो कि हर एक व्यक्ति को मिलना चाहिए और उनकी कम्युनिटी को मिलना चाहिए। उसको हम तभी रियलाइज करेंगे जब हमारे पास एडिक्वेट रिसोर्सेज होंगे ताकि हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें, अपने परिवार को अच्छी तरीके से चला सकें और जब भी हमारे खिलाफ कोई भी प्रकार का भेदभाव हो तब हम उसका सामना कर पाएंगे, वरना हम इस इक्विलिटी का फायदा कभी भी नहीं ले पाएंगे। साथ में इस क्लास के और सब्जेक्ट्स को देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।